जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 6 नवंबर। आज के दिन के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सारे सॉल्व करेंगे, जो 2025-2026 में होने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सारे वीडियो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है। आप डेली ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ते चलिए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बस आप एक बार सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सिर्फ एक बार आप वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने ई ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए निःशुल्क डोर स्टेप डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा कब शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 3 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो गई है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की अपन पूरी डिटेल लेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। यह सेवा 3 नवंबर 2025 को शुरू की गई है। पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी घर बैठे जमा करने की सुविधा यानी साल के अंत में जो जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है कि आप अभी जीवित हैं तभी आपको पेंशन मिलती है, तो वो आपको अब घर बैठे हो जाएगी। यह पहला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीबी और ईपीएफओ की संयुक्त परियोजना से शुरू हुआ है। लाभार्थी यह सेवा पीएफएस यह सेवा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई है। सेवा का स्वरूप, यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। नेक्स्ट है सत्यापन प्रणाली आधार नेक्स्ट सत्यापन प्रणाली कैसे सत्यापित होंगे? आधार आधारित बायोमेट्रिक या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पहचान की जाएगी। नेक्स्ट सत्यापन प्रणाली आधार आधारित बायोमेट्रिक से या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पहचान की जाएगी। डाकिया, पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक इस सेवा के तहत पेंशन भोगियों की सहायता करेंगे। इस परियोजना का मुख्य खर्च ईपीएफओ द्वारा वहन किया जाएगा। यह सेवा वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाती और उन्हें बैंक या ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। यह पहल डिजिटल इंडिया, इजी ऑफ लाइफ और वित्तीय समावेशन लक्ष्य को सशक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एआई ने अमेजॉन के साथ 38 अरब डॉलर का एआई विस्तार समझौता किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया है? थ्रू विच प्लेटफॉर्म डिड ओपन एआई साइन इन 38 बिलियन एआई एक्सपेंशन डील विथ अमेजॉन? राइट आंसर इसका अमेजॉन वेब सर्विस के साथ स्टार्ट किया है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी आप पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ने पहला है समझौते की घोषणा तिथि यानी यह समझौता 3 नवंबर 2025 को घोषित किया गया है। समझौते की कुल राशि 38 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह समझौता 7 वर्ष तक किया गया है। यह सहयोग अमेजॉन वेब सर्विस के माध्यम से होगा। इस सौदे का उद्देश्य चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल की क्लाउड क्षमता को प्रदर्शित बढ़ाना है। इसमें एनवीडिया ग्रुप और अन्य बड़े स्टूडियो क्रिएटर शामिल हैं। अमेजन 1.4 ट्रिलियन डॉलर निवेश कर 30 गीगावाट की रचनात्मक क्षमता विकसित करेगा। यह साझेदारी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ एआई बाजार में प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना है। यह कदम ओपन एआई की मल्टी क्लाउड रणनीति को और मजबूत करेगा। यह समझौता विश्व का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार सौदा माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 नवंबर 2025 से
पीढ़ीगत धूम्रपान निषेध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी पूरे दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया जिसने 1 नवंबर से धूम्रपान पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी वह मालदीव है जो जिसने स्मोकिंग को बैन कर दिया है। यह प्रतिबंध मालदीव ने लागू किया है। यह कानून 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हुआ है। इसे जनरेशन स्मोकिंग बैन कहा गया है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे व्यक्ति पर लागू रहेगा। तंबाकू, ई सिगरेट और वेपिंग उत्पाद की खरीद, उपयोग और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसका उद्देश्य एक तंबाकू मुक्त पीढ़ी बनाना है। इसका मुख्य लक्ष्य है इस दंड यानी नियम उल्लंघन करने पर खुदरा विक्रेताओं पर 50,000 मालदीपीय रुपया तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वैश्विक तुलना, न्यूजीलैंड ने इसी तरह का कानून वापस ले लिया और ब्रिटेन यूके ने इसे टाल दिया था। यह नीति युवाओं में निकोटीन की लत और धूम्रपान से होने वाली बीमारी को कम करेगी। मालदीव अब दुनिया का पहला देश है जिसने भविष्य की पीढ़ियों के लिए धूम्रपान स्थायी रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार समझौता यानी RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी सिंगापुर बन गया है। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक भी करते चलिए। RCEP का पूरा नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। पहला लागू करने वाला देश है सिंगापुर। RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सिंगापुर ने यह समझौता 1 जनवरी 2022 से लागू किया है। RCEP में 15 देश शामिल हैं, 10 एशियन देश और 5 अन्य 5 वह हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है, इस समझौते का उद्देश्य व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक क्या है? RCEP विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। भारत ने प्रारंभिक वार्ताओं में हिस्सा लिया लेकिन बाद में इस समझौते से बाहर रहने का निर्णय लिया। सदस्य देशों के बीच आयात निर्यात शुल्क ट्रैफिक को कम या समाप्त कर दिया जाएगा। RCEP देशों की समृद्ध GDP विश्व की लगभग 30% अर्थव्यवस्था को कवर करती है। यह समझौता एशियाई प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक बार आप लाइक जरूर कीजिए कि हम आपको इतनी मेहनत से क्वेश्चन डेली ला के पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक बार लाइक कर दीजिए और पढ़ते चलिए। दुनिया के सबसे उम्रदराज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिनका नवंबर 2025 में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी चार्ल्स कॉस्टे थे। चार्ल्स कास्टे फ्रांस के प्रसिद्ध साइकिलिस्ट थे। नवंबर 2025 में 101 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। उन्होंने 1948 के लंदन ओलंपिक में टीम पॉर्सेट के साइकिल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। 1949 में उन्होंने प्रसिद्ध इतालवी साइकिलिस्ट फॉस्टो कॉपी को ग्रेट फिक्स डेस नेंस में हराया था। 1949 में उन्होंने प्रसिद्ध इतालवी साइकिलिस्ट फॉस्टो हॉपी को ग्रैंड फिक्स डेस नेम्स में हराया था। 1949 में उन्होंने प्रसिद्ध इतालवी साइकिलिस्ट फॉस्टो कॉपी को ग्रैंड प्रिक्स डेस नेशंस में हराया था। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के दौरान ओलंपिक मशाल थामी थी।
सबसे उम्रदराज ओलंपिक विजेता एग्नेस कैलिडी के निधन के बाद वे दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। वे फ्रांस में से थे। उनका मुख्य खेल साइकिलिंग था। वे युद्धोत्तर खेल उत्कृष्ट यानी पोस्ट वॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस के प्रतीक माने जाते हैं। चार्ल्स कास्टी का जीवन समर्पण अनुशासन ओलंपिक भावना का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत ने 2020 की गलवान घाटी झड़पों के बाद चीनी आयातों की मजदूरी पर लगी 5 साल की रोक कब हटाने का फैसला किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 5 वर्ष में। 2020 में गलवान घाटी झड़पों के बाद भारत ने चीनी आयातों पर मंजूरी रोक दी थी। भारत अब 5 साल बाद चीनी आयातों की मंजूरी फिर से शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को कम करना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है। यह निर्णय जीएसटी कटौती के बाद बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने में मदद करेगा। यह चीन और अन्य एशियाई देशों से आने वाले उत्पादकों को और मजबूती से तेजी लाएगा। दूरसंचार निगरानी और दोहरे उपयोग वाली तकनीकी अब भी कड़ी जांच के दायरे में रहेंगी। इन नियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित जोखिम को रोकना है। यह निर्णय भारत की संतुलित व्यापार नीति की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। यह फैसला भारतीय चीन व्यापार संबंधों में नई गतिशीलता ला सकता है। इस नीति के जरिए भारत आर्थिक सुधार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्रीय ध्वज जिनका नवंबर 2025 में 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी किम योंग नाम था। किम योंग नाम उत्तर कोरिया के वरिष्ठ राजनेता और पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष थे, जिनका 3 नवंबर 2025 को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनकी मृत्यु कई अंगों में काम करने बंद कर देने उनकी मृत्यु कई अंगों के काम बंद करने के कारण हुई है। किम योंग नाम ने 1998 से 2019 तक सुप्रीम पीपल्स असेंबली के अध्यक्ष रूप में कार्य किया है। वे उत्तर कोरिया के औपचारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं। उन्होंने किम इल सुंग, किम जोंग इल और किम जोंग उन तीनों नेताओं के अधीन काम किया है। उन्होंने अपनी अनुशासित कूटनीति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 2018 शीतकालीन ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्तर कोरिया का प्रतिनिधित्व किया था। वे 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे और शासन परिवर्तन के दौरान अप्रभावित रहे। किम योंग नाम को रणनीतिक निष्ठा, अनुशासन और स्थिरता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने कर्मचारियों की पेशेवर भूमिकाओं के परे उनकी उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए कौन सा नया पुरस्कार शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एसबीआई स्टार पुरस्कार। भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई स्टार नामक नई पहल शुरू की है। इसका पूरा नाम एसबीआई स्टार स्टाफ टैलेंट एक्सपीरियंस एंड रिकॉर्ड इसका पूरा नाम एसबीआई स्टार यानी स्टाफ टैलेंट एक्सपेक्टेशन एंड रिकॉग्निशन है। यह पुरस्कार कर्मचारियों की पेशेवर भूमिकाओं के परे उत्कृष्टता और सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। कर्मचारियों को कला, साहित्य, खेल, संस्कृति, सामाजिक कार्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। एसबीआई के लगभग 2.45
एसबीआई के लगभग 2.5 लाख कर्मचारी इस पहल का हिस्सा होंगे। कर्मचारी स्वयं सेल्फ नॉमिनेशन कर सकते हैं। चयन सर्कल और कॉर्पोरेट स्तर पर पारदर्शी मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। इस पहल का मकसद कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ावा देना है। एसबीआई स्टार विधि प्रतिभाओं को पहचानकर प्रेरणा, गर्व और संगठनात्मक संस्कृति को मजबूत करेगी। नेक्स्ट है, काबुल पर 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद भारत में पहले तालिबान राजनीतिक की नियुक्ति किस देश से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अफगानिस्तान से संबंधित है। भारत 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पहले तालिबान राजनीतिक यानी राजदूत का स्वागत करने जा रहा है। यह नियुक्ति अफगानिस्तान की ओर से की जा रही है। यह कदम का उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध को मजबूत करना है। तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया था और अफगानिस्तान में नई सरकार बनाई थी। यह कदम अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के बाद उठाया गया है। दोनों देशों ने अपनी मिसालों को उन्नत करने को और सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। भारत ने मानवीय सहायता, चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य वितरण के माध्यम से अफगानिस्तान का समर्थन किया है। तालिबान ने भारत को विश्वसनीय भागीदारी के रूप में मान्यता दी है। तालिबान ने जम्मू कश्मीर पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया था। यह नियुक्ति भारत अफगान संबंध में नए अध्याय से संकेत करती है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला सफल थोरियम से यूरेनियम ईंधन स्थानांतरण करने वाला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चीन बना है। चीन ने अपनी थोरियम पिघला हुआ नमक रिएक्टर्स में दुनिया का पहला सफल थोरियम से यूरेनियम ईंधन स्थानांतरण किया है। इस रिएक्टर्स को टीएमएसआर थोरियम मोल्टन सैलिड रिएक्टर कहा जाता है। इस रिएक्टर को थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर कहते हैं। यह विश्व का एकमात्र सक्रिय पिघला हुआ रिएक्टर है। इसका प्रयोग थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया गया है, जो उपयोग योग्य परमाणु ईंधन है। यह उपलब्धि उन्नत परमाणु ऊर्जा विकास के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। टीएमएसआर में पिघला हुआ नमक शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो निष्क्रिय सुरक्षा और कम अपशिष्ट सुरक्षित करता है। थोरियम पृथ्वी पर यूरेनियम से 3 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत की थोरियम भंडार से समृद्ध देश है और एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर तथा मेल्टेन सॉल्ट ब्रीड रिएक्टर एमएसबीआर जैसे रिएक्टर विकसित कर रहा है। यह तकनीक कम रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न करती है और पर्यावरण के लिए अत्यधिक सुरक्षित मानी जाती है। चीन का यह प्रयोग भविष्य में स्वच्छ, सुरक्षित और दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो हमारे आज की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है। बस आप एक बार वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे हम कल के क्वेश्चन को भी कोई भी रिवीजन करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इनपार्ती AR बने हैं। नेक्स्ट था, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 86वां है। नेक्स्ट है, केरल ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य घोषित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में मलेशिया के राष्ट्रपति कार्लोस माजोन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में 22 एडमिरल बी शिव कुमार
ने भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल स्टाफ का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट RAD-52 प्रोटीन की खोज यूनिवर्सिटी ऑफ आयोग ने की है। नेक्स्ट हाल ही में सामिया हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। नेक्स्ट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने फ्रांस की सफल कंपनी ने हैदराबाद के आडीवाटला में लैप इंजन पोर्टल यूनिट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट हाल ही में विश्वजीत शाह ने रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्ति नेक्स्ट हाल ही में विश्वजीत शाह को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में सोनम वांगचुक को शामिल किया है। तो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन हो गए हैं। बस आप एक बार लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लास्ट में जाते समय सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।